ओके, तो इस चैप्टर को हम इस पीपीटी की मदद से समझेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले हमारा, as you can see in the screen, that what is constitution। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि संविधान है क्या। द बेसिक लॉ और रूल्स ऑफ अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संस्था को चलाने के लिए, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई स्टेट हो, कोई छोटा सा गांव हो, कोई स्टेट हो, कोई बड़ी सी कंट्री हो, सबको चलाने के लिए चाहिए सेट ऑफ रूल्स। बिना रूल्स के कोई भी चीज स्मूथली नहीं चल सकती है। कोई अगर रूल्स नहीं है, ट्रैफिक रूल्स ही नहीं है अगर, तो क्या आप गाड़ी भी चला पाओगे? एक ट्रैफिक रूल्स छोटे से, अगर घर में रूल्स नहीं है तो सब अपने मन मर्जी कर रहे हैं। कोई कभी भी आ रहा है, खाना मम्मी का मन नहीं है, कोई मम्मी खाना नहीं बना रही, कोई कोई रूल्स नहीं है, कोई भी कुछ भी कर रहा है। तो किसी भी चीज को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए, चलाने के लिए, व्हाट वी वांट कॉन्स्टिट्यूशन, वी वांट सेट ऑफ रूल्स। दैट सेट ऑफ रूल्स इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? द सेट ऑफ रूल्स ऑफ अ कंट्री, of a country or a organization is called constitution। a set of rules according to which country is governed। वो set of rules जिससे सरकार चलती है, जिससे देश चलता है, वो होता है संविधान। इस चैप्टर में हम टॉपिक्स देखेंगे। क्या फायदे हैं संविधान के, क्यों हुआ, कैसे बना, भारत का संविधान कैसा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब संविधान को बनाने के लिए एक पूरी असेंबली बनाई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे उसको लागू करा और क्या उसके फीचर्स हैं। तो इम्पोर्टेंस से शुरू करते हैं। सबसे पहले जेनलिक सेड ने कहा था कि अ स्टेट विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन वुड नॉट बी अ स्टेट बट रेजिमी ऑफ एनार्की। सबसे पहले रेजिमी ऑफ एनार्की देख लेते हैं। रेजिमीन्स मीन्स अ मेथड और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, स्पेशली वन दैट नॉट इलेक्टेड इन अ फेयर वे। मतलब एक इलेक्शन जो सही तरीके से नहीं हुए, अ सिचुएशन इन विच पीपल नॉट ओबे द रूल्स एंड लॉ, तो क्या गड़बड़ हो जाएगी। एनार्की मीन्स कि अगर एक देश में, एक स्टेट में गड़बड़ हो जाएगी, अगर उस देश में संविधान नहीं है, तो उस देश को अगर अच्छे से चलाना है तो हमको चाहिए संविधान। तो उन्होंने भी यही कहा था कि एक देश में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाएंगी, या एक स्टेट में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाएंगी अगर उस देश के पास या उसके स्टेट के पास संविधान नहीं है। तो इसके इम्पोर्टेंस देख लेंगे। इट क्लैरिफाई द नेचर ऑफ स्टेट, नॉलेज अबाउट द गवर्नमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट, चेक ऑन द मिसयूज ऑफ पावर, स्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ। फर्स्ट इम्पोर्टेंस देखेंगे, इट क्लैरिफाई द नेचर ऑफ स्टेट। ये नेचर ऑफ स्टेट को क्लैरिफाई करता है कि जो स्टेट है जो हमारा, वो किस तरीके का स्टेट है। एक लोकतांत्रिक स्टेट है, मीन्स देश में यहाँ लोगों की, जनता के हिसाब से चीजें चलती हैं। डिक्टोरियल स्टेट है, सेक्युलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष, कोई धर्म के हिसाब से, उनकी धर्म की बुक के हिसाब से यहाँ पर चीजें चलती हैं। एक्सप्लोरेटरी, ऑक्रेटिक या वेलफेयर, मतलब किस तरीके का वो स्टेट है, ये संविधान हमको बताता है कि आपका जो देश है वो किस रूल पे चलने वाला है। कि हम उसको राजा रानी वाले गवर्नमेंट के बेसिस पे चलाने वाले हैं, हम उसको लोकतंत्र वाले बेसिस पे चलाने वाले हैं, जनता का वेलफेयर करने के बेसिस पे चलाने वाले हैं। तो ये सब हमको कौन बनाता है, बताता है, ये सब हमको संविधान बताता है कि आपका नेचर ऑफ स्टेट क्या है, आप किस तरीके की सरकार चलाने वाले हो, या आपके देश में किस तरीके की सरकार है। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉलेज अबाउट द गवर्नमेंट। हमको सरकार का नॉलेज होता है, किस तरीके की सरकार है, नेचर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैसी है, और फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। हमको पता चलता है कि देश में सरकार कैसी है और देश की सरकार हमारे लिए क्या क्या काम करने वाली है। ये पॉइंट थोड़ा आगे भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो ये जो गवर्नमेंट की नॉलेज है कि सरकार क्या है, सरकार कैसी है, सरकार कैसे चलेगी, ये सब पता चलता है हमको संविधान से। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, हमारे अधिकारों को बना देना अच्छी बात है, बन गए हमारे अधिकार, हमें पता है, हमें जीने का अधिकार, हमें बोलने का अधिकार, एक्सप्रेशन का अधिकार है, लेकिन उस अधिकार को प्रोटेक्ट करने का जो प्रोटेक्ट है हमारे अधिकार, वो क्यों है? बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज ऑफ द संविधान। हमारा संविधान नहीं होता तो शायद हमारे राइट्स भी प्रोटेक्टेड नहीं होते।
चेक ऑन द मिसयूज ऑफ पावर। सबसे पहले ये देख लीजिए आप, सबसे पहले लेजिस्लेचर होता है हमारे देश का, पार्लियामेंट जो पूरे देश के लिए लॉ बनाता है। फिर होते हैं एग्जीक्यूटिव, जिसमें आती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, और आता है हमारे जो रूल को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि रूल्स बना लिए पार्लियामेंट ने, उसके बाद वो एग्जीक्यूट करेंगे। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर रूल बनाएंगे। किसी जैसे सेवन सिस्टर्स में कमी है, डेवलप करना है, तो वहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, वहाँ के लिए ज़्यादा रूल्स एंड पॉलिसीज बनाएंगे। फिर जुडिशियल आता है, अगर कोई भी गलती है या कोई भी उस रूल को नहीं मान रहा है तो पकड़ के लेके जाएंगे सीधा कोर्ट के पास। तो ये क्या है, मिसयूज ऑफ पावर ना हो जाए कहीं। ये सब तीनों एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस का काम कर रहे हैं। उन्होंने सही रूल नहीं बनाया तो फिर जुडिशरी उसको लेकर पनिशमेंट देगा। अगर वो रूल उन्होंने रूल बनाया वो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो ये भी देखेंगे। तीनों एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं। तो ये भी हमको किससे पता चलता है, संविधान से। एस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ बनाना, सब न्याय से चलेंगे। रूल ऑफ लॉ, सब इंडिया के सिटीजन हो तो आप बाउंडेड हो रूल ऑफ लॉ को मानने के लिए। आप जितने भी लॉ में रूल हैं, अगर आप उनको नहीं मान रहे हो तो आप कंट्री में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। आप एक इंडियन सिटीजन ही नहीं कहलाओगे अगर आप रूल ऑफ लॉ को नहीं मान रहे हो तो संविधान रूल ऑफ लॉ बनाता है और सबके लिए बनाता है, देश के सभी लोगों के लिए बनाता है। भारतीय संविधान की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था 26 नवंबर 1949। ये दो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जिसमें हमेशा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बना कब, आया कब, बना कब, कब आया। तो 26 नवंबर 1949 को बन गया था। केम इनटू फोर्स जब तक वर्ड नहीं आए, केम इनटू फोर्स, तब तक हमको 26 जनवरी 1950 नहीं बोलना है। और तभी हम 26 जनवरी 1950 को बनाते हैं हमारा रिपब्लिक डे, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान, हमारे देश के पास उनका लिखित संविधान आ गया था। पूर्ण स्वराज, हमने तो 1930 में ही अंग्रेजों से हाथ जोड़ के कह दिया था अब आज से हम आज़ाद हैं। 1930 से ही हम अपना कंप्लीट इंडिपेंडेंस मान रहे हैं और हर साल 26 जनवरी 1930 से स्टार्ट कर दिया था हमने खुद को आज़ादी मनाना। लेकिन एज पर द ब्रिटिश रूल 15 अगस्त 1947 को ही एंड हुआ था। उसके बाद ही हमको पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस अंग्रेजों से मिली थी। तो क्या आपको लगता है इतने बड़े देश जो आज तो सबसे टॉप पॉपुलेशन पे, उस टाइम पे भी पॉपुलेटेड था, क्या इतने बड़े देश का संविधान बनाना इतना आसान है? क्या आप सोच सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए संविधान को बनाने के लिए आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये रियल फोटोग्राफ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए स्टार्ट बन गई थी। क्यों? टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि वो क्या बनाए, संविधान को बनाए। जिसके पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हो रही है, अभी देश की बात नहीं हो रही। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पार्टीशन के पहले जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तो 389 मेंबर थे, तब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी संविधान को बनाने के लिए। लेकिन जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो सिर्फ 308 मेंबर ही इंडिया में रह गए और उसके बाद ही सोवर्जन बनी। मतलब सोवर्जन मीन्स कि कोई भी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर आकर उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, जो वो चाहेंगे वो करेंगे। नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, नेहरू ने पहला कदम बढ़ाया संविधान को बनाने के लिए, कह सकते हैं 13 दिसंबर 1947 में। हमारे बहुत महान लोग जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और हमेशा इन्हें याद रखेंगे, उन्हीं की वजह से आज हम इतने अच्छे से अपनी कंट्री में फ्रीली बैठे हुए हैं, क्योंकि उस समय उन्होंने इतनी मेहनत करके हमारे देश का संविधान को बनाया था। देश के संविधान को बनाना आसान नहीं था। अगर हम बात करें 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारा देश एक नहीं था। हमारा देश 540 550 से भी ज़्यादा छोटे छोटे प्रोविंस में बटा हुआ था। उस छोटे छोटे प्रोविंस को पूरा अखंड भारत बनाना
इसका काम किया हमारे महान सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी भी गुजरात में बनी हुई है। वो इसीलिए बनी हुई है, यूनिटी का काम, पूरे सबको एक करने का काम किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल सबके पास गए, उन्होंने कहा कि आप इंडिया में आइए, इंडिया आपको प्रोटेक्शन देगा, इंडिया आपको सारे राइट्स देगा, आप हम एक लोकतांत्रिक, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएंगे। फिर भी कुछ हैदराबाद जैसे स्टेट, जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट थे जो इंडिया में नहीं आना चाहते थे। तो हैदराबाद को तो 1948 में हमने वॉर से जीत लिया था, लेकिन जम्मू कश्मीर को हमको धारा 370 का स्पेशल स्टेट का एक्ट देना पड़ा था, जिसकी वजह से पूरे देश में जो लॉ बनेगा वो लोग नहीं मानेंगे, वो अपना खुद का लॉ बनाएंगे। लेकिन मोदी जी ने उस धारा 370 को भी हटा के जम्मू कश्मीर को भी अब प्रॉपरली इंडिया का हिस्सा बना लिया है। तो ये इतनी सारी दिक्कतें थी एक संविधान को एक सिर्फ एक आजादी के बाद सारे देश को एक करने में, तो संविधान बनाने में कितनी दिक्कतें हुई होंगी। तो हम बेस्ट गैलेक्सीज, बेस्ट लोगों के बारे में, बेस्ट नाम जो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे उनके नाम देखेंगे और उनकी पिक्चर्स भी देखेंगे। ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और ये चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये तो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही कहते हैं इनको, तो संविधान का भगवान कहा जाता है। सरदार बलदेव सिंह, और दो इम्पोर्टेंट वुमेन, सरोजनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित, ये दोनों इम्पोर्टेंट वुमेन भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी। और उसके बाद अगर हम देखें तो मोर देन 30 उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऐसा नहीं था कि सिर्फ बड़े लोग या अपर कास्ट के लोग थे, नहीं, उसमें माइनॉरिटी को भी रखा था, उसमें शेड्यूल कास्ट के भी 30 से ज़्यादा मेंबर थे। और माइनॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव अगर हम देखें तो फ्रैंक एंथनी थे माइनॉरिटी के, और पारसी के जो हेड थे वो थे एचपी मोदी। मतलब इनके भी अपने अपने हेड थे। क्यों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में माइनॉरिटी को बिठाना, एंग्लो इंडियंस को बिठाना और शेड्यूल कास्ट को बिठाना जरूरी समझा? इसलिए जरूरी समझा कि अगर सभी प्रकार के लोग संविधान बनते समय नहीं बैठेंगे तो पता कैसे चलेगा कि किस कास्ट के लोग, किस टाइप के लोगों को किस तरीके की दिक्कत हो रही है और हमको किस तरीके के रूल बनाना है। तो उस समय ही, संविधान बनाते समय ही सोच लिया था कि भारत एक ऐसा देश बनेगा, एक ऐसा सेक्युलर कंट्री बनेगा जहाँ पे धर्म निरपेक्ष होगा। किसी भी पर्टिकुलर धर्म को लेकर, किसी पर्टिकुलर कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर हम कोई देश नहीं बना रहे, हम एक डेमोक्रेटिक, एक लोकतांत्रिक देश बना रहे हैं जिसमें जनता ही राजा है। तो हमको गर्व होना चाहिए हमारे इन महान के एम मुंशी, अलादी कृष्णा अय्यर, सैयद मोहम्मद और डिफरेंट गोपाल स्वामी, इन सब पे हमको गर्व होना चाहिए कि इन सब ने हमारे संविधान के लिए, और आज़ादी की तो हम आगे बात करेंगे ही आगे के चैप्टर्स में कि इन महान लोगों ने आज़ादी के लिए लड़ाई करी। संविधान बनाने के लिए भी इन सब ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए और बहुत मेहनत करी कि भारत का संविधान एक ऐसा संविधान बने जो रिटन लेंदी है, सबसे लेंदी है, सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, और रिटन है, लिखित में है सब कुछ। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी की अपॉइंटमेंट के बाद 29 अगस्त 1947 में फर्स्ट रिपोर्ट जो है 1948 में आई, इन्होंने फर्स्ट रिपोर्ट बताई। उसके बाद अगली रिपोर्ट 1948 4 नवंबर और 9 नवंबर के बीच में डिस्कशन हुआ। फिर 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक आखिरी इनका डिबेट हुई, लड़ाई हुई, नहीं ये चीज होगी, ऐसा नहीं ऐसा होगा, देश में ये नहीं होगा, ये होगा। इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा लड़ाई हुई और 7 से 8 हजार तक के अमेंडमेंट, मतलब उसमें सुधार हुए। तब जाके फाइनली 26 नवंबर को 1949 को इसको पास किया गया। और फिर हम कह सकते हैं इसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 year 11 month and 18 days लगे। तो क्या इतने बड़े भारत का संविधान बनाना इतना आसान था? नहीं, उसके लिए हमने पूरी मेहनत लगा दी। जो आज भी अमेंडमेंट होते हैं, अमेंडमेंट मीन्स की बदलाव। अमेंडमेंट मीन्स बदलाव होना क्यों जरूरी है? क्योंकि आज से 70 साल पहले 70 साल के अकॉर्डिंग रूल बनाए थे, तो 70 साल बाद तो चीजें बदलेंगी, तो उस हिसाब से लॉ बदलते रहते हैं।
इंडिपेंडेंस के बाद भी लॉर्ड माउंटबेटन, जब तक हमारा संविधान नहीं बना था या पहले इलेक्शन नहीं हुए थे, तब तक गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बट 1952 जब हमारे इलेक्शन हुए तो हमारे पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम देख लेते हैं प्रीएम्बल। जैसे कि बुक में इंडेक्स होता है और हर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम टॉपिक्स देखते हैं कि इसमें आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, फीचर्स, इंपॉर्टेंस पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में है क्या क्या। वैसे ही संविधान के बारे में एक सिर्फ प्रीएम्बल, ऐसा नहीं कहेंगे जो इसमें लिखा हुआ है एक्यूरेटली ही संविधान में वो सब है, नहीं। ये सिर्फ एक समरी है कह सकते हैं, जो स्टार्टिंग में दी हुई है कि हमारा भारत का संविधान ऐसा है। वी The people of India, हम भारत के नागरिक, solemnly resolve the constituent into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। हम एक ऐसे देश में हैं जहां पर एक ऐसा देश है जो रिपब्लिक है, सेक्युलर है, किसी पर्टिकुलर उसको नहीं मान रहा है, पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं मान रहा है। हम रिपब्लिक कंट्री है, हम डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश हैं, हमारे पास लिबर्टी है, हमारे पास इक्वलिटी है, हमारे देश के लोग आज़ाद है, हमारे देश के लोगों के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ये हमारे पूरे संविधान का प्रीएम्बल है कि ये पूरा एक समरी है। इक्वालिटी लिखा है तो आप पूरे संविधान के अंदर आप इनइक्वालिटी नहीं ढूंढ सकते किसी लॉ में। और अगर ऐसे कुछ लॉ बनाए भी गए हैं तो बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं। जो रिजर्वेशन की अगर लोग लड़ाई करते हैं रिजर्वेशन को लेकर कि रिजर्वेशन क्यों मिलते हैं लोगों को, एक तरफ तो टीचर हमसे बोलता है कि बराबर है, सब कुछ बराबर है, आप देश के नागरिक को, आपको एजुकेशन में, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी में, आपको हर चीज़ में बराबर का अधिकार मिलेगा। लेकिन जब बात आती है नौकरी की तो सिर्फ शेड्यूल ट्राइब को कम मार्क्स में ही उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो ये गलत, हमारे ही पूर्वजों ने हजारों सालों तक उनके साथ गलत किया। जो संविधान बनाया गया इसलिए बनाया गया ताकि कि वो ग्रोथ कर सके। और जिस साल आगे जाकर ये चीज खत्म हो जाएगी, वो ग्रो हो जाएंगे एक लेवल पे, उनके जो बच्चे होंगे वो एजुकेटेड होंगे, वो इतने सफिशिएंट होंगे कि अपने बच्चों को पढ़ा सके, तो हम इस लॉ को भी हटा सकते हैं। क्या फीचर हैं हमारे इस संविधान के? तो सबसे पहला फीचर अगर हम देखें तो पहला फीचर है रिटन डॉक्यूमेंट। हमारा भारत का संविधान लिखित संविधान है। 395 आर्टिकल्स, 25 पार्ट हैं अलग अलग और 8 स्केड्यूल्स, जिसमें कम से कम 145,000 वर्ड्स। ये 100 से भी ज्यादा बार अब तक अमेंड हो चुका है। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है, लिखित डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। इंडिया एक सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। हम सामाजिक देश हैं, हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं, हम लोकतांत्रिक देश हैं। हम किसी पे भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। हम भारत के नागरिक हैं और हम सोवर्जन मीन्स कि हम हमें कोई भी बाहर से या अंदर से एक्सटर्नल फोर्स लगा के हमको अपना रूल नहीं बता सकता कि कोई बाहर की कर, जैसे तालिबानियों ने अफगानिस्तान पे अटैक कर लिया तो सोवर्जन नहीं बोलेंगे उसको। बट इंडिया में ऐसा है क्योंकि हम एक सोवरेन कंट्री हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब आ जाते हैं कि और क्या फीचर हैं संविधान के। तो ये है कि हमारे पास है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। जब भी हमने संविधान अपनाया था तभी हमने यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी को भी अपना लिया था। पहले ऐसा नहीं होता था कि आप 18 साल से ऊपर हो तो आप सब वोट दे सकते हो, नहीं। आप वुमेन हो, आप वोट नहीं दे सकते, आपके पास जमीन नहीं है, आप वोट नहीं दे सकते, बहुत सारे रीजन थे आप वोट नहीं दे सकते। बट 18 अबव भारत के संविधान में लिखा है, अगर आप 18 अबव हैं तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आप वोट कर सकते हैं और हर एक वोट की वैल्यू भी होती है। हमारा संविधान रिजिड, कठोर भी है, फ्लेक्सिबल भी है। कठोर और फ्लेक्सिबल क्यों है? फ्लेक्सिबल इसलिए है क्योंकि इजीली अमेंड कर सकते हैं हमारे आर्टिकल्स को अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 के हिसाब से। किसी भी संविधान को आसानी से बदला जा सकता है उसको पास करवा के मेजॉरिटी से
पार्लियामेंट में उसको चेंज किया जा सकता है। लेकिन रिजिट इसलिए है कि कई बार कुछ कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं कि अगर उनको बदलना है तो 2/3 की मेजोरिटी लगती है, तो वो थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि अपोजिशन हर बार मानती नहीं है चीजों को बदलने के लिए। तो इसीलिए हमारा संविधान मुश्किल भी है, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी स्पिट और क्वासी फेडरल, मतलब कि जो हमारा पूरा देश है, देख सकते हैं इतने बड़े देश को, पूरे देश के लिए जो रूल बनाती है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक एक स्टेट के लिए जो रूल बनाती है वो स्टेट गवर्नमेंट, और कुछ लिस्ट ऐसी होती हैं जिसपे दोनों मिलकर बोलती है चलो आपस में मिलके थोड़ा थोड़ा बना लेते हैं। इसीलिए हम इसको क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इंडिया के गवर्नमेंट को, इंडिया के जो गवर्नमेंटल सिस्टम है। इसमें देख सकते हैं अगर डिफेंस पे, बैंकिंग पे, करेंसी, फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन, अगर इस पे रूल बनाएगी तो पूरी यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी। रेलवे भी इसमें होता है, कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा एमपी रेलवे, यूपी रेलवे, आपने इंडियन रेलवे ही सुना होगा। तो इंडियन रेलवे पे पूरा यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। स्टेट बनाती है, एमपी पुलिस सुना है, यूपी पुलिस सुना है, तो स्टेट वाइड पुलिस पे बनाती है, ट्रेड पे बनाती है, एग्रीकल्चर, इरिगेशन अपने देश स्टेट का अकॉर्डिंग बनाती है। दोनों मिलकर बनाते हैं एजुकेशन पे, जैसे आपने एमपी बोर्ड भी सुना होगा, सीबीएसई बोर्ड भी सुना होगा। फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, ऑक्यूपेशन, सक्सेशन, इन सब पे बनाते हैं, दोनों मिलकर रूल्स बनाते हैं। फंडामेंटल राइट्स पता चलते हैं हमको, एक नागरिक हो देश के तो आपके क्या क्या अधिकार हैं, आप इक्वलिटी है आपके पास आज़ादी है, आपको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, आपको कोई धर्म को मानने से मना नहीं कर सकता, आपके पास एजुकेशनल राइट है, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है, कोई भी दिक्कत आपके पास होती है तो आप जुडिशरी के पास जाके अपने लिए न्यायपालिका के पास जाके अपने न्याय के लिए लड़ सकते थे। ये सब किसने दिया हमको? हमको दिया ये सब हमारे भारत के संविधान ने। दूसरे देशों में भी संविधान है, लेकिन दूसरे देश में अगर आप जाओगे आपको इतनी आज़ादी नहीं मिलेगी। उनके जो रूल चलते हैं, जैसे कि ईरान इराक के भी देखा था हमने हिजाब वाली कहानी, वो वुमेन को अपनी मतलब जान देनी पड़ी थी सिर्फ हिजाब ना पहनने के लिए। और सबसे बड़ी बात, हजारों लोग जो उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी चोटी जला रहे थे, उन सबको भी उसके लिए उन सबको भी उस प्रोटेस्ट के लिए डेथ सेंटेंस मिल गया था। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो मतलब कि रूल के खिलाफ है, मतलब आप एनिमी ऑफ गॉड हो, और एनिमी ऑफ गॉड को मिलता है डेथ सेंटेंस। तो आपको गर्व होना चाहिए कि आप एक भारत जैसे देश में रहते हो जिसमें आपको हर एक चीज का अधिकार है। बी प्राउड टू बी एन इंडियन, क्योंकि एक इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है, सोवर्जन, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, जो आपको एक एक इंसान होने का वैल्यू दे रही है। अदरवाइज कुछ कंट्रीज में तो सिर्फ आप एक रिसोर्स हो। तो कुछ हमने राइट्स पढ़े, अब हम देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमको बताते हैं। अब फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है और फंडामेंटल राइट्स में फर्क क्या आता है? देखिए, फंडामेंटल राइट्स ये है कि फंडामेंटल राइट्स पे अगर कुछ हो जाए तो आपके ऊपर केस हो सकता है। फंडामेंटल राइट को किसी के एक्सप्लॉइट करा आपने तो, और आपके किसी ने एक्सप्लॉइट करा तो आप उसके ऊपर भी केस कर सकते हो। लेकिन ड्यूटीज ये है कि अब कोई गिर गया गाड़ी से, आप गाड़ी से जा रहे हो तो 10 लोग उससे गुजर रहे हैं लेकिन सिर्फ रुके 2 ही लोग, तो फंडामेंटल ड्यूटी लोगों के अंदर अंदर से होगी। नेशनल एंथम हो रहा है तो आपके अंदर से आएगा कि हमारा नेशनल एंथम है, हमको खड़ा होना चाहिए। कोई आपको मार कर नहीं बोलेगा अरे नेशनल एंथम है, तुम बैठ कैसे गए। तो ये आपका अंदर से फंडामेंटल ड्यूटीज जागनी चाहिए अपने देश के लिए। देश तो आपके लिए सब कुछ कर रहा है, आपको रूल बना के दे रहा है, लॉ बना के दे रहा है, आपके लिए सब कुछ मैनेजमेंट कर रहा है। आपको, आप क्या कर रहे हो? फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो कर रहे हो? क्या आप अपने देश के लिए कुछ कर रहे हो? तो यही फर्क है फंडामेंटल ड्यूटीज में और फंडामेंटल राइट्स में, दैट टू अपहोल्ड द प्रोटेक्ट सोवर्जिनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व। हाँ, मतलब यही है कि अपनी हेरिटेज को बचाओ, उनको गंदा मत करो, पॉल्यूशन मत करो, यही सब तो हम अपने देश के लिए करेंगे। तो हम अपने देश के फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो कर रहे हैं उसके लिए। लेकिन आपको कोई जेल नहीं करेगा, लेकिन ये है कि ये आपका मौलिक अधिकार बनता है।
कि आपको ये चीज करनी चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, this lay down the state shall strive to promote the welfare of people by securing and protecting as effectively may social order, its justice, social, economical, political shall form of institution of national life। इसमें होता क्या है कि आप देख सकते हैं अलग अलग आर्टिकल्स बनाए गए हैं इसके लिए। समाज से लेकर अगर कोई भी मतलब बात है, गांधीयन प्रिंसिपल जो गांधी जी ने बोले थे और लिबरल प्रिंसिपल, वो अलग अलग आर्टिकल्स में बना दिए। तो हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को देख लेते हैं कि पूरे देश को चलाती है वो है पार्लियामेंट। इसका हेड होता है प्रेसिडेंट। इसके बाइकैमरल 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में हम लोग मेंबर्स को चुनते हैं, वही वहां पर बैठते हैं। 545 सीट्स होती है। 545 में से आधे से ज्यादा बोल सकते हैं, 260 270, जिसको जो पार्टी सीट जीत जाती है उसी का हेड बनता है पीएम, और पीएम ही अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को बनाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री मीन्स की जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, और एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, और स्पेस के लिए एक मिनिस्टर हो गया, ऐसे करके वो अलग अलग डिपार्टमेंट की अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री बनाता है। राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 12 मेंबर्स स्पोर्ट्स से, एक एजुकेशन से, साइंस डिपार्टमेंट, ऐसे करके 2 एंग्लो इंडियंस, ऐसे करके चुनते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट चुनते हैं कि कौन वो 12 मेंबर होंगे लोकसभा के। तो ये बाई कैमरल है, ये ही पूरा देश के लिए क्या कर रहे हैं, लॉ बना रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि एक स्टेट कैसे चलता है, तो एक स्टेट भी जैसे 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है, तो हर एक स्टेट में भी ये लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा होगी। विधान परिषद जरूरी नहीं है सभी स्टेट में हो, ये कुछ ही स्टेट्स हैं। जैसे देखो दोनों हाउस जो बाई कैमरल के स्टेट में है, जैसे पार्लियामेंट में दोनों हाउस हैं वो तो एक ही है दिल्ली में, लेकिन स्टेट तो 28 है, तो विधानसभा तो 28 है, लेकिन विधान परिषद वाली जो 2 हाउस वाली जो लेजिस्लेचर है वो सब स्टेट में है या नहीं, वो सिर्फ है आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, तेलंगाना, बिहार और यूपी। सिर्फ यहाँ, क्योंकि ये थोड़े से ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है, इसलिए इनको लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद की भी जरूरत पड़ती है। नहीं तो एमपी जैसे अपनी बात करें तो अपने यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, क्योंकि हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, हम एक हाउस से ही काम चला लेते हैं। तो यहाँ पे भी जो मेजोरिटी, और यहाँ पर सीट डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन उस हिसाब से वहाँ की लेजिस्लेचर की सीट होती है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली का हेड होता है सीएम। ये सीट भी डिपेंड करती है पॉपुलेशन पे, और यहाँ का भी नॉमिनल हेड होता है गवर्नर। अब हम बात करते हैं पावर शेयरिंग की। 2 तरीके से पावर शेयरिंग है इंडिया में। पावर शेयरिंग नहीं होगी एक स्कूल में भी, एक हॉस्पिटल में भी, एक कॉलेज में भी, एक ऑर्गेनाइजेशन में भी, तो कोई भी प्रॉपरली रन उस चीज को नहीं कर पाएगा। तो पावर शेयरिंग फॉर एग्जांपल इंडिया में इस तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पावर शेयरिंग है। हॉरिजॉन्टल में लेजिस्लेटर जो न्याय बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो उस न्याय को एग्जीक्यूट करते हैं, और जुडिशरी उस चीज को देखते हैं अगर किसी ने उस न्याय का उल्लंघन तो नहीं किया। तो ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और वर्टिकल में है पहले इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश के लिए लॉ बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट जो अपने अपने स्टेट की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और डिफरेंट रूल, आप दूसरी जगह पे जाकर अगर दूसरे स्टेट के लॉ के बारे में बोलोगे तो फिर आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो स्टेट वाइज बन रहे हैं। फिर आ जाते लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो म्यूनसिपैलिटी हो गई, पंचायत हो गई, इस लेवल पे बनती है। तो ये हो गए, इस तरीके से सरकार ने अपने पावर को बांट कर रखा है, क्योंकि एक आदमी सारे चीजों को नहीं चला सकता, इसलिए हमारा इतने करोड़ों लोगों का देश इतने स्मूथली रन कर रहा है। पावर शेयरिंग देख लेंगे। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल हमने देखा, कुछ यूनिकैमरल भी होती हैं, कुछ बाइकैमरल भी होते हैं। एग्जीक्यूटिव जो गवर्नर जनरल,
हेड ऑफ द गवर्नर या प्राइम, मतलब एग्जीक्यूटिव्स वो होते हैं जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो जो यही सब देखते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट में देखते हैं कि इतना पैसा हमने इस डिपार्टमेंट में लगाया तो इस डिपार्टमेंट में वो काम हो भी रहा है कि नहीं, रेलवे के लिए इतना पैसा आया है तो रेलवे में इतना पैसा, उतनी ट्रेन या उतने ट्रैक्स बन रहे हैं या नहीं, ये सब काम होता है एग्जीक्यूटिव का। फिर जुडिशियल क्या करता है, इंक्लूडिंग जजेस, यहाँ पे सारे जज होते हैं। अगर हम छोटी जगह की बात करें तो मजिस्ट्रेट कोर्ट, मतलब भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फिर अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको नहीं लगता कि सही न्याय मिला है तो आप जाओगे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में आपको लग रहा है कि सही न्याय नहीं मिला तो फिर आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट, जो कि एक ही है पूरे देश में। हाउ सेक्युलरिज्म इंश्योर्ड इन इंडिया, इंडिया में कैसे पता करें कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, तो कैसे इंश्योर हो रहा है कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री ही है। A strategy was adopted by India to view as separating the power of religion from the power of the state. इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमने पावर्स को बांट के रखा है। हमने ये नहीं कहा कि इस स्टेट में मुस्लिम ज्यादा है या इस स्टेट में क्रिश्चियन ज्यादा है या इस स्टेट में हिंदू ज्यादा है तो आप इसके अकॉर्डिंग रूल बनाओ। नहीं, जो देश का रूल होगा वही पूरे जो देश रूल बनाएगा वही सबको मानना पड़ेगा। So according to understanding secularism, class 8 notes Indian are permitted to live by religious belief freely and practice the same. How secularism ensured in India? भारत में सेक्युलरिज्म को कैसे इंश्योर्ड किया जाता है? भारत में पावर्स को बांट के रखा है। ऐसा नहीं है कि जो देश जो मतलब एक सेंट्रल बोलती है वही पूरे देश को भी मानना पड़ता है। कोई पर्टिकुलर स्टेट ये नहीं बोल सकता कि हम हिंदू स्टेट हैं या हम मुस्लिम स्टेट हैं और हम इसी के अकॉर्डिंग रूल बनाएंगे और हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, नहीं। हम अगर एक भारत के हिस्सा है, हम अगर भारत के हिस्से में हैं तो हमको पूरे भारत के बारे में सोचना पड़ेगा और उस हिसाब से जो रूल बनेंगे वही हर एक स्टेट को मानने भी पड़ेंगे। सो हमने ये सब देखा और वी विल वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन, क्योंकि भारत को आज़ाद कराने में बहुत मेहनत लगी है, भारत का संविधान बनने में बहुत मेहनत लगी है और आज 70 साल बाद, 75 साल बाद भी हम उस चीज को मेंटेन रखे हुए हैं। इंडिया को, इंडिया के किसी भी हिस्से को हमने इंडिया से दूर नहीं जाने दिया। किसी भी स्टेट को ऐसे फील नहीं कराया कि काश हम पाकिस्तान में ही चुन लेते कि हमें पाकिस्तान में मिलना है, या हम इंडिपेंडेंट स्टेट ही चुन लेते, कंट्री चुन लेते तो शायद हम खुश होते। नहीं, इंडिया जो अखंड भारत का सपना वल्लभ भाई पटेल गांधी जी ने देखा था उसको हमने आज तक मेंटेन करके रखा है और हम इसे हमेशा मेंटेन करके रखेंगे। हम अपने संविधान के सारे रूल और लॉ को मानेंगे और हम इसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज को भी फॉलो करेंगे और वी विल प्राउड टू बी एन इंडियन एंड आई लव माई इंडिया एंड आई होप, और होप नहीं, हम सबको हमारे देश से प्यार होना ही चाहिए। और थैंक यू वेरी मच। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी वर्ड, कोई भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हमने इसमें डिस्कस किया फायदे क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के, कैसे बना एक संविधान, क्यों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, कौन महान गैलेक्सी पीपल थे जिनके होने से ये संविधान बना, कैसे इन्फोर्स हुआ, कितना समय लग गया एक भारतीय संविधान को बनाने के लिए, और क्या क्या फीचर्स थे जो हमारे एक संविधान को और हमको एक देश का नागरिक बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया और आई होप आपने कुछ सीखा होगा।